माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के तहत है। माधव के परिवार में उसकी बेगम और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ अब्बू, आप बेहद मायूस लग रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए मायूस हो ना। जल्दी कोई नौकरी मिल जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अब्बू, आप जंगल विभाग में नौकरी के लिए क्यों नहीं कोशिश करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा। अब्बू, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हो, क्या पता उन्हें ऐसे ही किसी आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं आज ही जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की तलाश है, क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हमें तो एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। माधव दरकत से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियाँ खराब है, इनका क्या करूँ? वैसे तो वे किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव अपने घर आ जाता है। आप आज बेहद खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बेहद खुशी की बात है। अब मैं एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसकी घर की हालत सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके जहन में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी हुई लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को वापस घर लौटते वक्त फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी दिन जब वो ऐसा करता था, तब एक लेडी ऑफिसर की नजर उस पर गिरती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। ये लकड़ियाँ तो खराब है, इसीलिए इन्हें ले जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव मायूस होकर अपने घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों ना इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं। माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों में से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके उन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। जनाब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती। इसी देरी की वजह से अक्सर माधव की रिक्शा में बैठने से सवारियां मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में वक्त लगेगा? 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। अब्बू, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर अब्बू, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा, मैं एग्जाम्स के टाइम तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ।
माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र जंगल में दरख्त के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की तकलीफ तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना होगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची हुई कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने अब्बू के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को अपने एग्ज़ाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज़ दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती है। जनाब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे में बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेंट करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्के पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगी है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। अब्बू, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर ली आंखें बंद, बताओ क्या है? राधिका माधव के आगे एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। अब्बू, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है, इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज भागेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर देता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ता है। आप बैठ जाइए। वो मोहतरमा माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो मोहतरमा माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और वक्त बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। पूरे इलाके में लकड़ी के फरारी रिक्शा के नाम से फेमस हो जाता है। सुरेश एक खानदानी कुम्हार था। उसके वालिद भी मटके बनाया करते थे और अब भी उसके साथ उनका बेटा योगेश भी मटके ही बनाता था। देखो अब्बा, मेरा मटका कितने अलग डिजाइन का है। हाँ, अच्छा है, लेकिन बेटा की गर्दन इतनी पतली है कि इसमें से पानी निकालने के लिए इस मटके को टेढ़ा करना पड़ेगा। वो तो है, ऐसे मटके ज्यादातर ग्राहकों को पसंद नहीं आते, लेकिन तुमने बना ही दिया है तो अच्छा है। अब्बा, तो क्या सिर्फ वही मटके फरोख्त होते हैं जो आम होते हैं? ज्यादातर तो वही फरोख्त होते हैं, इसलिए हम हमेशा वही मटके बनाते हैं। लेकिन मुझे याद है, जब आखिरी मर्तबा मैंने ऐसा मटका बनाया था तो वो बेहद महंगी कीमत पर बिका था। अच्छा है, इस मटके के भी अच्छी कीमत मिलेगी, देख लेना अब्बा। हाँ। तभी रुक्मिणी उन दोनों के लिए चाय लेकर हाजिर हुई। योगेश बेटा, मुझे लगता है तुझे शहर जाकर कोई और काम करना चाहिए। इस काम में रखा ही क्या है? तेरे अब्बा जिंदगी भर यही करते रहे। देख हमारी हालत, पूरी जिंदगी मुफलिसी में ही काटनी पड़ी है। नहीं अम्मी, मुझे शहर वहर नहीं जाना, और तो और
मुझे मिट्टी से चीजें बनाना बेहद पसंद है। मैं कहीं नहीं जा रहा। देख बेटा, मेरा काम है तुझे हिदायत देना। तू मेरी बात से मुताफिक हो या ना हो, वो तेरी मर्जी। अच्छा ये सब छोड़ो रुक्मिणी, तुमने कहा था कि तुम योगेश की शादी की बात करने वाली हो अपने भाई से। उसका क्या हुआ? भाईजान तो राजी हैं हमें अपनी बेटी देने के लिए। तो देर किस बात की, बात आगे बढ़ाओ। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द योगेश की शादी हो जाए। ठीक है, तो मैं इस इतवार को सगाई की रस्म रखवाती हूँ। वाह, ये हुई ना बात। अपनी शादी की बात सुनकर योगेश भी बेहद खुश था। इतवार के दिन सुरेश का घर फूलों से सजा हुआ था। घर में काफी मेहमान थे और फिर योगेश ने आभा को अंगूठी पहनाई और उन दोनों की सगाई हो गई। सभी लोग बेहद खुश थे। फिर क्या था, अब से रुक्मिणी योगेश से रोज शहर जाकर काम करने के लिए दबाव डालने लगी। सुन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, तुझ पर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, तेरी कमाई भी बढ़नी चाहिए। अगर तू यही मटके बनाता रहा तो ऐसे ही गरीब रहेगा। मेरी बात सुन, शहर जाकर कोई अच्छा सा काम तलाश ले। नहीं अम्मी, मैंने कहा ना मुझे शहर नहीं जाना, मैं यहीं खुश हूँ। रुक्मिणी का दबाव भी योगेश पर काम नहीं कर रहा था। योगेश को अपने काम से बहुत प्यार था। कुछ ही माह में योगेश और आभा की शादी हो गई और रुक्मिणी इस इंतजार में थी आभा के घर आते ही। बेटा, मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं चाहती हूँ कि वो शहर जाकर कोई मुलाजमत करे, लेकिन वो है कि वो यहीं रहना चाहता है। अब तुम ही उसे मना सकती हो। मैं कोशिश करूँगी अम्मी। फिर एक रोज योगेश तन्हा मटके बना रहा था। आभा उसके पास आई। अरे आओ आओ, ये देखो कितना बढ़िया मटका है। हाँ, बहुत अच्छा है। क्या बात है, तुम्हें कुछ कहना है? मैं सोच रही थी कि कब तक आप ऐसे मटके बनाएंगे। क्यों ना हम शहर जाकर कोई काम तलाशें? नहीं आभा, मुझे इल्म है कि ये सब मेरी अम्मी ने तुमसे कहा होगा, लेकिन मेरी बात अच्छे से समझ लो। मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने का बहुत शौक है। मैं जिंदगी भर यही काम करना चाहता हूँ। मन मारकर अगर मैं शहर चला भी जाऊं तो भी मैं खुश नहीं रहूंगा। योगेश की बातें सुनकर आभा हैरान हो गई। उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। शाम को रुक्मिणी ने आभा से पूछा, क्या योगेश शहर जाने के लिए राजी हुआ क्या? नहीं, और मुझे भी लगता है कि उन्हें यहीं रहना चाहिए। अब तुम ये क्या बोल रही हो? अम्मी, उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना बेहद पसंद है। वो दिल मारकर शहर नहीं जाना चाहते हैं और यही वाजिब भी है। 2 माह मुफलिजी में गुजारोगी ना तो समझोगी कि मैं क्यों शहर बेचने की फिराक में थी। अम्मी, आप बस ये चाहती हैं कि आपका बेटा अच्छा कमाए, तो वो जरूर होगा। उस दिन से आभा अपने शौहर के काम की सराहना करने लगी। ये मटका कितना अच्छा है। अच्छा है, लेकिन अब्बा कहते हैं कि ऐसी लंबी गर्दन वाले मटके ज्यादा फरोख्त नहीं होते। फरोख्त होते हैं, मैंने ये मेले में देखे थे। शायद 300 रुपए के थे। इतना महंगा? आप भी ऐसे मटके मेले में क्यों नहीं फरोख्त करते? मैं कोशिश कर सकता हूँ। आभा ने योगेश को हौसला अफजाई की। योगेश ने अलग अलग साइज के मटके बनाए और उन्हें रंग बिरंगे रंग दिए। वाह, ये सब मेले में जरूर फरोख्त होंगे। काश ऐसा ही हो। उस दिन योगेश सारे मटके लेकर मेले में गया। उसके अलग अलग साइज के मटकों की मेले में काफी डिमांड थी। भाईजान, मुझे वो लंबी गर्दन वाला मटका देना। मुझे वो रंग बिरंगा। एक ही रोज में योगेश के सारे मटके फरोख्त हो गए और उसकी आमदनी अच्छी खासी हो गई। योगेश घर आया और सारे पैसे अपने अब्बा के हाथों में रख दिए। ये देखिए अब्बा, आज की कमाई। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। मेले में फरोख्त करने की तरकीब आपकी बहू की थी। अच्छी जिंदगी जियो बहू और हमेशा अपने शौहर का साथ देना, वरना कुछ औरतें होती हैं
जो शौहर को सिर्फ शहर भेजना चाहती। पास खड़ी रुक्मिणी सब सुन रही थी। आभा और योगेश बेहद खुश थे। उस रात योगेश को एक नई तरकीब सूझी। आभा, कोई मिट्टी का फ्रिज खरीदेगा क्या? मिट्टी का फ्रिज? मतलब मिट्टी की ऐसी अलमारी जिसमें सब्जियां, फल सब ताजे के ताजे रहें, जो बगैर बिजली के चले। क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हैं? हाँ, तो फिर देर किस बात की? ये तरकीब तो सुपर हिट हो जाएगा। मैं कल ही मिट्टी का फ्रिज बनाता हूँ। अगली सुबह ही योगेश ने मिट्टी का फ्रिज बनाना शुरू किया। अरे ये क्या बना रहे हो? अब्बा, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें सब्जियां, फल सब ताजे रहेंगे, वो भी बगैर बिजली के। वाह, सुना था पहले के लोग जमीन में गाड़ कर सब्जियां, फल ताजे रखते थे। सोचा नहीं था कि मिट्टी से ऐसा कुछ बन सकता है। हाँ, मैंने बहुत कब्ल सोचा था, लेकिन कल की कमाई देखकर लग रहा है कि इस मिट्टी के फ्रिज को भी लोग खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर बाप बेटे ने मिलकर कई मिट्टी के फ्रिज बनाए। अगली सुबह दोनों उन मिट्टी के फ्रिज को लेकर मेले में ले गए। अरे भाईजान, वो क्या है? अलमारी जैसा? वो मिट्टी का फ्रिज है। इसमें आपकी सब्जियां और फल ताजे बने रहेंगे, ज्यादा वक्त तक, वो भी बगैर बिजली के। वाकई? हाँ, वाकई। उस खातून ने एक मिट्टी का फ्रिज खरीद लिया। एक सहाफी ने मिट्टी के फ्रिज की तस्वीर खींची और फिर देखते ही देखते कई और ग्राहकों ने मिट्टी के फ्रिज खरीदे और सारे फ्रिज फरोख्त हो गए। आज पहली बार सुरेश ने इतनी कमाई एक साथ देखी थी। वो लोग खुशी खुशी घर गए। देखो बेगम साहिबा, आज तुम्हारे बेटे की कितनी कमाई हुई है। बाप रे! ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो पैसों की बारिश होगी। इसका मिट्टी के फ्रिज की तरकीब कमाल की है। लोगों ने हमें पेशगी दी है मिट्टी के फ्रिज बनाने के लिए। वाह योगेश, माफ करना बेटा, मैं ही गलत थी। मुझे लगता था कि इस काम में तू कभी खुश नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा तुझ पर शहर जाने का दबाव डालती थी। फिर रुक्मिणी आभा के पास गई। बेटा, ये सब जो हो रहा है वो सब तेरी वजह से है। तेरे हौसला अफजाई की वजह से आज योगेश ने ये सफलता हासिल की है। काश तेरी तरह मैंने भी इनका साथ दिया होता तो हमारे हालात अब तक बदल चुके होते। अम्मी जान, आप ऐसी बातें मत कीजिए, अब सब कुछ दुरुस्त हो गया है। अभी तो हमारे खुशियों के दिन आ गए हैं और आप पिछली बातों को याद कर रही हैं। जाने दीजिए, अब से सब कुछ ठीक होगा। सही नहीं, सब अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। मिट्टी का फ्रिज खरीदने के लिए सुरेश के घर के बाहर कतार लगने लगी। उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। सुरेश ने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली थी और अब इस खानदान के पास सारी जरूरियात की चीजें थी और ये सब बस मिट्टी के फ्रिज की तरकीब की वजह से हुआ। गांधीनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बड़ा बाजार लगता था और बाजार में अक्सर मजमा लगा रहता था। गर्मियों के मौसम में ये सारा मजमा बलदेव की पेप्सी की दुकान पे लगा रहता था। अरे बलदेव चाचा जान, मुझे नारंगी वाली पेप्सी दे दो, मुझे पीली वाली और मुझे सुर्ख वाली। बच्चे हो या बड़े, सभी को बलदेव की पेप्सी बेहद पसंद आती थी और बलदेव पूरी ईमानदारी से पेप्सी बनाया करता था। फिल्टर वाला पानी, साफ चीनी और साफ सुथरे तरीके से वो जूस बनाकर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरा करता था। बलदेव की 1 रुपए वाली पेप्सी बहुत फरोख्त हुआ करती थी। कुछ ही देर में उसका सारा माल खत्म हो जाया करता था। अरे चाचा जान, पेप्सी है क्या? नहीं बेटा, सब खत्म हो गए, अब कल आना। बलदेव की दुकान के रूबरू पवन की दुकान थी। पवन आइसक्रीम फरोख्त करता, लेकिन गर्मी होने के बावजूद उसकी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हो रही थी। मालूम नहीं ये बलदेव अपनी पेप्सी में क्या मिलाता है, जो सारे गांव वाले सिर्फ इसी की पेप्सी पिया करते हैं।
₹1 वाली पेप्सी में आखिर क्या जायका होगा? मेरी तो आइसक्रीम तक खराब हो रही है। जायका का तो इल्म नहीं, लेकिन वो आइसक्रीम से सस्ती है, शायद इसलिए वो ज्यादा फरोख्त होती है। हाँ, मुमकिन है। क्यों ना आप भी पेप्सी फरोख्त करना शुरू कर दो? अरे लेकिन पेप्सी बनाएगा कौन? पेप्सी बनाने की क्या जरूरत है? बाजार में कई सारी कंपनियां पेप्सी फरोख्त करती है, आप भी उनसे खरीद कर फरोख्त कर सकते हो। सोच लो, काफी मुनाफा होगा। वैसे तरकीब तो अच्छी है। कल ही शहर जाकर ढेर सारी पेप्सी खरीद लाता हूँ। ठीक है। अगली सुबह पवन शहर से ढेर सारे जूस वाली पेप्सी ले आया और उसने वो सब अपने फ्रिज में रख दिए। अच्छा किया, अब बाहर एक तख्ती लगा दो कि यहाँ पेप्सी मिलेगी। ठीक है। पवन ने एक तख्ती पर लिखा कि यहाँ पेप्सी मिलेगी और ये तख्ती अपने दुकान की बाहर लगा दी। कुछ देर बाद एक छोटे बच्चे ने वो तख्ती पढ़ी। यहाँ पेप्सी मिलेगी। चाचा, कौन कौन से रंग की है? हर रंग की है। तुम्हें कौन सी चाहिए ये बताओ। मुझे तो एक पीली वाली और एक नारंगी वाली चाहिए। पवन ने उस बच्चे को 2 पेप्सी के पैकेट थमा दिए। वो बच्चा वहीं खड़े खड़े पेप्सी पीने लगा। ये तो बढ़िया है, मजा आ गया। ये लो, एक और पेप्सी मेरी तरफ से मुफ्त। जाकर अपने दोस्तों का भी इत्तला करना, मेरी दुकान में पेप्सी मिलती है। हाँ चाचा जान, जरूर इत्तला करूँगा। और पवन की ये तरकीब काम कर गई। वो बच्चा दौड़ते हुए गांव में गया और कुछ देर बाद अपने कुछ दोस्तों के साथ लौटा। यही वो दुकान है। मुझे भी 2 नारंगी वाली चाहिए और मुझे 3 सुर्ख वाली। पवन ने सबको पेप्सी दे दी और बस तब से कई लोगों ने पवन की दुकान से पेप्सी खरीदी। आज तक गांव वालों ने बस बलदेव की ही पेप्सी चखी थी, लेकिन आज उन्हें कंपनी का जायका अच्छा लगने लगा था। अरे वाह, ये काले रंग वाली पेप्सी तो मैं पहली मर्तबा पी रहा हूँ। और भी कई जायके हैं, नींबू पानी, काला खट्टा, नारंगी, गुलाब। वाह, बहुत खूब। अब तो रोज अलग अलग जायके चख सकते हैं। पवन के पेप्सी फरोख्त करने की वजह से बलदेव की दुकान पर खरीदारों की कमी हो गई थी। मुझे थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। पवन ने नई नई पेप्सी बनानी शुरू कर दी है। इससे गांव वाले उसकी दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब लौटेंगे। बलदेव खुद को तसल्ली दे रहा था। अगले कुछ रोज तक पवन की दुकान पर पेप्सी के लिए मजमा लगा रहा और यहाँ बलदेव का कारोबार कम हो गया था। गांव के सरपंच बलदेव की दुकान पर आए। क्या हुआ बलदेव, आज परेशान मालूम होते हो? अब क्या बताऊं चचा जान, पवन शहर से पेप्सी लाकर फरोख्त कर रहा है। अब तो मेरे खरीदार कम हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये बस कुछ ही रोज की बात है। किसी भी नई चीज के पीछे गांव वाले दौड़ पड़ते हैं। तुम्हें तो इल्म है, सब्र रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। और मुझे यकीन है तुम्हारी पेप्सी शहर की कंपनी वाली पेप्सी से बेहतर ही होगी। अब एक काम करो, मुझे 50 पेप्सी दे दो। आज शहर से मेरे पोता पोती आ रहे हैं। ठीक है चचा जान। बलदेव ने सरपंच जी को 50 पेप्सी दे दिए और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। बलदेव अभी भी मायूस था। सरपंच जी अपने घर पहुँचे और उन्होंने अपने पोते को एक पेप्सी दी। अब्बा, ये पेप्सी अच्छी नहीं होती है। इनमें इतनी मिलावट होती है जिससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बेटा, ये पेप्सी हमारा बलदेव खुद बनाता है, बगैर मिलावट, साफ तरीके से। इसे तो हम कई सालों से पी रहे हैं, अभी तक तो कोई बीमार नहीं हुआ। देखो जरा, सरपंच जी ने एक पेप्सी अपनी बेटी को दे दी और उसने वो चखी। वाह अब्बा, ये तो काफी उम्दा है। सरपंच जी के घर आए हुए सारे मेहमानों ने वो पेप्सी पीनी शुरू की। कुछ ही देर में सारी पेप्सी खत्म हो गई। अब्बा, आपने ये कहाँ से ली? मैं थोड़ी और ले लेती हूँ। बाजार में तुझे बलदेव की दुकान नजर आएगी, जिसमें बड़ा फ्रिज होगा। उसी की दुकान से मैं लेकर आती हूँ। नेहा बाजार पहुंची तो वो बलदेव और पवन की दुकान में कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी दुकान है। शायद जिस दुकान पर मजमा लगा है, मुझे वहीं जाना चाहिए। नेहा पवन की दुकान में गई
मुझे 20 पेप्सी देना। जैसे ही पवन ने फ्रिज से पेप्सी की पैकेट निकाली तो नेहा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो आपने 20 पेप्सी मांगी। हाँ, लेकिन ये केमिकल वाली नहीं चाहिए। वहाँ खड़े एक शख्स ने नेहा से पूछा, बहन, इस पेप्सी में कौन सा केमिकल है? ये पेप्सी शहर के कारखानों में बनती है। वहाँ इन्हें बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो नुकसानदेह है और जिससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पेप्सी लेने क्यों आई? मैं तो यहाँ वो पेप्सी लेने आई थी जो इसी गांव में बनती है। अच्छा, तो आपको बलदेव भाईजान की पेप्सी लेनी है? उनकी दुकान सामने है। नेहा वहाँ से चली गई, लेकिन आसपास के लोग शहर की केमिकल वाली पेप्सी का जिक्र करने लगे। नेहा ने बलदेव की दुकान से पेप्सी खरीद ली और वो घर चली गई। केमिकल वाली पेप्सी की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और सारे वालिदैन ने बच्चों से पवन की दुकान की पेप्सी लेने के लिए मना कर दिया। आज से पवन चचा की दुकान से पेप्सी मत लेना। क्यों अम्मा? क्योंकि उसमें ढेर सारे केमिकल हैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम्हें सुई लगेगी। ना बाबा ना। लोगों को बलदेव की ईमानदारी समझ आ गई और एक बार फिर बलदेव की पेप्सी फरोख्त होने लगी। पवन की दुकान से कोई भी पेप्सी नहीं खरीद रहा था और थक हार कर पवन ने पेप्सी फरोख्त करनी ही छोड़ दी। नेहा ने पूरे गांव को बीमार होने से बचा लिया और सब कुछ पहले की मानिंद हो गया।